वैक्सीन को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। 1 मार्च से देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, 60 साल से अधिक उम्र वालों को लगेगा टीका। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में खेले जा रहे डे नाइट मैच में टीम इंडिया का कमाल। पहली पारी में इंग्लैंड को 112 रनों पर किया ढेर। पारी में सबसे ज्यादा अक्षर पटेल ले लिए 6 विकेट। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद अब लगेगा राष्ट्रपति शासन। उपराज्यपाल से 14वीं विधानसभा को निलंबित करने की सिफारिश की। किसी भी पार्टी ने पेश नहीं किया सरकार बनाने का दावा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन लगने वाली है और उन लोगों को भी ये वैक्सीन लगेगी जो 45 साल से ज्यादा हैं और उन्हें कई बीमारियां हैं। और जो भी लोग सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने चाहेंगे उनके लिए ये वैक्सीन मुफ्त है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अब अपने अगले चरण में प्रवेश करने वाला है। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद अब अगले महीने से देश की आम जनता को भी कोविड वैक्सीन की डोज देने का काम शुरू किया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। देश में 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि 1 मार्च 2021 से 60 साल से ज्यादा उम्र के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनको कोई दूसरी बीमारी है उनका टीकाकरण किया जाएगा। कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण ऐसे वक्त में शुरू हो रहा है जब महाराष्ट्र, केरल, पंजाब समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर बढ़ने लगा है। लगातार नए संक्रमितों की संख्या ने सरकारों की चिंता को बढ़ा दिया है। इस बीच देश में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है। फिलहाल अभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जा रही है। 1 मार्च से देश भर में बुजुर्ग और बीमार लोगों को वैक्सीन देने का अभियान शुरू होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे कोरोना वायरस के मामलों में और कमी आएगी। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। 1,32,000 की क्षमता रखने वाले इस स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि अब अहमदाबाद स्पोर्ट्स सिटी के नाम से अपनी पहचान बनाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। बुधवार को कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि हमने यहाँ इस तरह की सुविधा कर दी है कि 6 महीने में ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ जैसे खेलों का आयोजन कर सकते हैं। अहमदाबाद को अब स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा। नारायणपुरा में एक 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एनक्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की
पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों लोगों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई। अमित शाह ने बताया कि स्टेडियम के पास जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस पूरे इलाके में 20 स्टेडियम तैयार किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए व्यवस्थाएं होंगी। ये सारे तीनों सुविधाएं होकर कुल मिलाकर 20 स्टेडियम बनेंगे स्पोर्ट्स के बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट की सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए और दूरदर्शिता के साथ खिलाड़ियों को खेलने की व्यवस्था करने के लिए, और जो खिलाड़ियों ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामना दिलाई है वो सभी के नाम पर ये हर एक स्टेडियम का नामकरण किया जाएगा, जिससे कि खेल को बढ़ावा देने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी, खेल के कोचिज को भी प्रेरणा मिलेगी और खेलने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी। एक तरफ से ये बहुत कंप्लीट स्पोर्ट्स संकुल बनने जा रहा है। यहाँ पर लगभग 3000 अपार्टमेंट्स बनेंगे, जिसमें 12,500 बच्चे रह पाएंगे। 3000 अपार्टमेंट और 12,500 बच्चे एक साथ यहाँ पर कोचिंग कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्था की है। 250 कोच बनेंगे, लगभग 12,000 कार और 35,000 टू व्हीलर्स के पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर होनी है। क्या है इस स्टेडियम की खासियत? अहमदाबाद का यह स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है। इसे बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए लगे हैं। इस स्टेडियम में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स, 4 ड्रेसिंग रूम हैं। इसके अलावा इस स्टेडियम में 3 प्रैक्टिस ग्राउंड भी हैं। ड्रेनेज सिस्टम भी काफी बेहतरीन है, जो 30 मिनट में ही पिच को सुखा सकता है। स्टेडियम में 11 पिच हैं, जो लाल और काली मिट्टी से बनी हुई हैं। इसमें एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी और टेनिस का मैदान भी बनाया गया है। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार से खेला जा रहा है। इस डे एंड नाइट मैच की मेजबानी करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तैयार है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस मैच 50% दर्शकों को अनुमति दी गई है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था। पुडुचेरी में राजनीतिक संकट अब भी बरकरार है और अब ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है पुडुचेरी में, उसके बाद ही अब पुडुचेरी में सरकार बनेगी। दरअसल फ्लोर टेस्ट से पहले ही वहां के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वहां पर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मंजूरी मांगी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पुडुचेरी में राजनीतिक संकट जारी है। कांग्रेस सरकार की विदाई के बाद अब वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की फाइल भेजी है। दरअसल पुडुचेरी में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और कांग्रेस सरकार गिरने के बाद विपक्ष ने सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया है। पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री नारायणसामी और उनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद किसी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। इसके उपराज्यपाल से 14वीं विधानसभा को निलंबित करने की सिफारिश की। पुडुचेरी में जैसा आपको पता है कि वहाँ सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायक पार्टी से बाहर आए तो वहाँ के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इस्तीफा दिया और किसी ने सरकार स्थापना का दावा भी नहीं किया। इसलिए राज्यपाल महोदय ने आर्टिकल 239
read with Section 51 of UT Act, Union Territories Act, उन्होंने असेंबली के सस्पेंशन का सिफारिश की। आज इस सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दी और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वहाँ की असेंबली डिसॉल्व होगी। और जैसे आपको मालूम है, एक सप्ताह में लगभग कब आएगा तो अभी चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बाद में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ही लगता है, तो उसमें सरकार वैसे भी ये नहीं होता, तो चुनाव में से ही अब नतीजे आएंगे और निर्णय आएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया था। टोलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक ने मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस याचिका पर जवाब मांगा है और अब इस याचिका पर एक बार फिर से 25 फरवरी को सुनवाई होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु ही ऐसे राज्य हैं जहां पर इस समय रोजाना आए हुए केसेस में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने एहतियात के तौर पर कुछ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने भी एक फैसला लिया है कि 5 राज्य ऐसे हैं जहां से अगर आप दिल्ली में एंट्री ले रहे हैं तो आपको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस का कहर फिर से बढ़ता जा रहा है। खास करके कुछ राज्यों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक जैसे कुछ राज्य हैं जहां पर कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। इसी को देखते हुए कुछ राज्यों ने एहतियात लेना भी शुरू कर दिया है। बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक देश के 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में अब एंट्री मिलेगी। यह आदेश 26 फरवरी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। वहीं महाराष्ट्र में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटों में 13,742 नए मामले सामने आने के बाद बुधवार को कुल मामलों की संख्या 1,10,30,176 हो गई है। नए मामलों में यह बढ़ोतरी मंगलवार की तुलना में लगभग 3,158 से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 104 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 1,56,567 हो गई है। वहीं एक दिन में 14,037 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद देश में 1,46,907 सक्रिय मामले हैं। वहीं बीमारी से उबरने वाले लोगों की कुल संख्या 1,07,26,702 हो गई है। वहीं दर्ज हुए नए मामलों में से कम 84% मामले 6 राज्यों से हैं।
महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात से हैं। इसी तरह 84.62 मौतें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में हुई हैं। पूरे देश में कोविड की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए अध्ययन का मानना है कि मामलों में ये बढ़ोतरी वायरस की म्यूटेशन और नए स्ट्रेन के कारण है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.